हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक है, परसेंटेज में हम टाइप 1 की बात कर रहे थे। टाइप 1 में हमारा जो क्वेश्चन चल रहे थे वो चल रहे थे ई बराबर पी इंटू सी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर हम क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप पर हम लोग मूव करेंगे। देखिए, मैंने उस दिन आपको समझाया था, इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये हैं, हमें चीनी खरीद के लेके आनी है बाज़ार से। ठीक है, और बाज़ार जब हम गए तो चीनी का मूल्य जो है हमने देखा 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये 200 रुपये हमें टोटल खर्च करने हैं, जबकि चीनी का मूल्य जो है 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो हम इतने रुपए से कितनी चीनी खरीद सकते हैं? 8 किलोग्राम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्राइस, कितनी चीनी खरीदी है। ठीक है, उपभोग भी आपको बोल सकते हैं आप इसको। तो जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? आपको एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, कितने रुपए खर्च करें। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन मान लीजिए दोस्तों, कुछ दिन बाद हम दोबारा से बाजार गए 200 रुपये लेकर। ठीक है, कुछ दिन बाद दोस्तों हम दोबारा से 200 रुपये लेकर बाजार गए। अब हमने देखा जो चीनी का प्राइस है वो घट गया है। ठीक है, अब चीनी का प्राइस जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है, रुपए हमें 200 खर्च करने हैं, जबकि चीनी का प्राइस जो है 200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तो सॉरी, 200 नहीं दोस्तों, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 20 रुपये के हिसाब से, ठीक है, पर केजी के हिसाब से 10 किलो चीनी खरीद सकते हैं, क्योंकि 20 की गुणा 10 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशनों में दोस्तों हमारा जो खर्चा है वो सेम रह रहा है। यहाँ पर भी हमारा 200 है, यहाँ पर भी 200 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ हमने एक रिलेशन मैंने आपको निकलवा के दिखाया था। अब वो रिलेशन क्या था कि पहले प्राइस 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, 8 किलो चीनी मिल रही थी 200 रुपये की। फिर प्राइस घटा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ, तो कंजप्शन हमारा बढ़ा, 10 किलोग्राम हो गया, खर्च हमारा तब भी 200 रहा। अगर मैं पहले प्राइस की रेशियो की बात करूं तो पहले प्राइस कितना था? 25, उसके बाद घट के कितना हो गया? 20। तो अगर आप इसका रेशियो दोस्तों निकालेंगे तो ये रेशियो आपका कितना आएगा? यानी प्राइस का जो रेशियो है 5 से घट के 4 आया। ठीक है, अब जरा आप कंजप्शन का रेशियो देखेंगे। कंजप्शन जो हमारा है यानी कि खपत, उसका रेशियो क्या आया? पहले 8 किलोग्राम हम चीनी यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस घटा तो हमने ज़्यादा चीनी यूज करना चालू कर दी। ठीक है, और ज़्यादा कितनी? 10 किलोग्राम। ठीक है, आपने इसका रेशियो निकाला तो कितना आया? 4:5। तो ये मैंने आपको समझाया था कि जब हमारा खर्च दोस्तों सेम रहता है, तब जो प्राइस का रेशियो होता है कंजप्शन के रेशियो का रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा। ऐसे ही उसको उल्टा करके बोल सकते हैं, कंजप्शन का जो रेशियो होता है प्राइस के रेशियो का रिवर्स होता है। ये तब होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो प्राइस हमारा 5:4 है, तो कंजप्शन हमारा कितना आया? 4:5 आया। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका, फिर दोबारा से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों हमारे कीमत वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पर ही घूमते हैं। ठीक है, बस भाषा का खेल होता है, भाषा वो चेंज कर करके दे देता है, क्वेश्चन हमारे इसी पर ही घूमते हैं। अब किस तरीके से, अब जरा दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पहले प्राइस हमारा क्या था? पहले प्राइस हमारा 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, बाद में घट के कितना हो गया? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो प्राइस है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, अब घट के 20 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया। तो मैंने आपसे बोला कि प्राइस में कितने की कमी आई है। तो कमी देखने के लिए आप क्या करेंगे? पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, यानी कितने की कमी आई? 4 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। कितने पे कमी आई? 25 पे कमी आई। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आपने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 100 से आपने क्या करा?
मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 है दोस्तों, ठीक है, 4 नहीं है, ये 5 है। पहले 25 था, अब 20 हो गया, तो 5 की कमी आई, कितने पे, 25 पे गुणा 100, 25 चौक 100, 5 चौक 20। तो अगर दोस्तों मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो इसका मतलब प्राइस जो है हमारा 25 से घट गए, कितना हो गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इसका मतलब परसेंटेज में अगर बात करें तो 20% में इसकी क्या आ गई, कमी आ गई। अब दोस्तों वो इससे क्वेश्चन कैसे बना सकता है, मैं इस पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। अब वो ये जो मैंने आपको अभी डेटा बोला था, इससे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाएगा कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण 200 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीदी जाती है। देखिए पहले 8 किलोग्राम मिल रही थी, अब 200 ही रुपए में कितनी किलोग्राम ज्यादा मिल रही है, 2 किलोग्राम वस्तु ज्यादा मिल रही है। तो वो कहेगा कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए, या वस्तु की प्रारंभिक खपत बताइए, यह कहेगा कि कमी के बाद वाला मूल्य बताइए, या बोल सकता है कि कमी के बाद वाला उपभोग बताइए। इस तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन बना सकता है। क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस भाषा का खेल है, वो भाषा चेंज कर देगा, ठीक है। दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कैसे करके बना सकता है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी के कारण 200 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु ज्यादा मिलती है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था ये बताइए। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे करें, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें जो मैंने अभी आपको बोला है। प्राइस में 20% की क्या आई, कमी, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि वस्तु अगर पहले 5 थी तो उसमें 1 की क्या आ गई, कमी आ गई, यानी वस्तु हमारी कितनी हो गई, 5 से घट के 4 पे आ गई। अब खर्चा तो सेम है, पहले भी वस्तु हमारी 200 रुपए में मिल रही है, अब भी हमारी वस्तु 200 रुपए में मिल रही है, यानी कि कंजप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कंजप्शन में हमारे कितने का अंतर आया, पहले कंजप्शन हमारा 4 था, अब 5 हो गया, यानी कि 1 यूनिट का अंतर आ रहा है कंजप्शन में। और 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 2 किलोग्राम को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, प्राइस में 20% की कमी के कारण 200 रुपए में 2 किलोग्राम वस्तु ज्यादा मिल रही है। हमारे हिसाब से वस्तु 1 यूनिट ज्यादा मिल रही है, ये कह रहे हैं 2 किलोग्राम ज्यादा मिल रही है, यानी 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 2 किलोग्राम को दिखा रहा है। तो 4 यूनिट कितने को दिखा रहा होगा, 4 दूनी 8 किलोग्राम को, और 5 यूनिट कितने को दिखा रहा होगा, 5 दूनी 10 किलोग्राम को। यानी अगर पहले वस्तु 8 किलोग्राम यूज करी जा रही थी, तो बाद में जब प्राइस में कमी आई तो वस्तु कितने किलोग्राम यूज करी जा रही है, 10 किलोग्राम यूज करी जा रही है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभ में प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए, तो ये 8 किलोग्राम ही किसको दर्शाएगा, 200 रुपए को दर्शाएगा। जब आप सॉल्व करोगे 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए, वो भी प्रारंभ में। आप देख सकते हो 1 किलोग्राम वस्तु का प्रारंभ में मूल्य कितना था, 25 रुपए था। अगर आपको बाद का मूल्य निकालना है तो बाद में वस्तु कितनी यूज कर रहे हैं हम, 5 दूनी 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, वो भी 200 रुपए ही है, ठीक है। आप इससे इसको काटोगे तो 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य बाद में कितना हो जाएगा, 20 रुपए। आप देख सकते हैं बाद में मूल्य हमने कितना माना है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम माना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, वो भाषा चेंज कर करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको एक बतौर उदाहरण के लिए समझाया था, ठीक है। अब हम दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना आना चाहिए। कीमत तो इतने से बढ़ जाती है, अब वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत हमें कम करना चाहिए कि खर्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस जो है हमारा है 57 सही 1/7% बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये दोस्तों फ्रैक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि फ्रैक्शन जो है आपका समय बचाएंगे, ठीक है।
मैं आपको दोस्तों बताऊं, 14 सही 2/7% जो होता है 1/7 के बराबर होता है। अगर आप इसको हल करें 14 सत्ते 98 2 100/7% का मतलब 1/7 हुआ। अब अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 चौक 56, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 दूनी 8/7, यानी 56 + 8/7 को 56 + 1 + 1/7 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये 57 से ये 1/7 हो जाएगा। कब आया? जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करी। तो जब आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी कर देंगे, यानी कि 57 सही 1/7% जो होता है ये हमारा किसके बराबर होता है? 4/7 के बराबर होता है। वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब अगर पहले कोई वस्तु 7 रुपए की है तो उसमें 4 का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11। क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहने वाला है तो इसका मतलब अब जो हमारा उपभोग है वो इसका रिवर्स होगा। उपभोग हमारा क्या हो जाएगा? 11:7। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर पहले हम 11 यूनिट कोई वस्तु यूज कर रहे होंगे तो अब हम क्या करेंगे? चूंकि प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो अब हम 7 यूनिट यूज करेंगे। तो कितना कम यूज करेंगे हम? -4। -4 माइनस केवल कमी को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमें वस्तु 4 यूनिट यूज करनी पड़ेगी। कितने पे? 11 पे। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर इसको हल करो तो दोस्तों इसका आंसर जो है कितना आएगा? 36.36 आएगा। वैसे भी दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, अगर परसेंटेज में आप नहीं निकालो 1/11 जो हमारा होता है 9.09% के बराबर होता है। ठीक है, तो 4/11 क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 नेम 36, 4 नेम 36, तो ये दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा? 36.36%। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो बड़े आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ठीक है, पहले इसको ज़रा हम थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि मेरे ख्याल से आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दाल का जो प्राइस है इसमें 32% की वृद्धि हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। ठीक है, यानी कि अब एक्सपेंडिचर जो है वो बदल रहा है। अब एक्सपेंडिचर जो है हमारा सेम नहीं है, ये भी बदल रहा है। कह रहे हैं यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि की जाती है। अब 32% का अगर आप फ्रैक्शन निकालें तो 32/100 होता है। ठीक है, 4 से अगर आप काटेंगे 4 अट्ठे 32 और 25 100 होता है, तो 25/8/25 वृद्धि हो रही है। इसका मतलब प्लस आपको लगाना पड़ेगा। अगर प्रारंभ में मूल्य कितना है? 25 है, तो 8 की इसमें वृद्धि हो रही है। 25 8 हमारा कितना हो जाएगा? 33। कंजप्शन की दोस्तों कहीं बात करी नहीं गई है तो पहले कंजप्शन C1 मान लेंगे और बाद में प्रारंभ में कंजप्शन हमारा C1 हो जाएगा, बाद में C2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल जो होता है हमारा किसको दर्शाता है? एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। ठीक है, दोनों का गुणनफल एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है खर्च में 10% की केवल वृद्धि की गई है। 10% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? याद दोस्तों आपको होना चाहिए, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10% का मतलब होता है 1/10। 10/100 मतलब 1/10। अगर आपका प्रारंभ में एक्सपेंडिचर 10 है तो उसमें एक की आपकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी आगे बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। आप जब इनकी गुणा करोगे तो इसके बराबर आएगा। अगर आपको C1/C2 का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ से C1/C2 का मान निकालो तो आप इसकी इधर गुणा करोगे, इसकी इधर गुणा करोगे। ये गुणा करने से पहले आप इसको सॉल्व कर लो काट पीट कर, क्योंकि ये नीचे आना ये ऊपर जाना है। इसका मतलब ये इससे कट सकता है, ये भी इससे कट सकता है। तो 11 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 33, 55 25, 5 दूनी 10। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं C1/C2 का मान निकालूंगा तो 3 की गुणा 2 से कितना होएगा? 6, 5 की गुणा 1 से कितना आएगा? 5। ठीक है, अब समझने वाली दोस्तों बात ये है, जब आप गुणा करते हो तभी तो आपका ये ई आता है, तो ये ऊपर जाता है ये नीचे आता। सॉल्व करोगे तो 6/5 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में कंजप्शन हमारा 6 था, घट के कितना आ रहा है? 5। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? इन दोनों में 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है
यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है। पहले दाल कितनी यूज करी जा रही थी? 6 किलोग्राम, 6 यूनिट, किलोग्राम नहीं यूनिट। जब मूल्य में वृद्धि हुई उसके बाद में दाल कितनी यूज करी जा रही है? 5 किलोग्राम। तो ये 5 किलोग्राम नहीं दोस्तों, मैंने गलती से बोल दिया, 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट, 1 यूनिट को आप भूल जाइए। 5 यूनिट कितने को दिखा रहा है? 150 किलोग्राम को दिखा रहा है। 5 यूनिट दिखा रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है। हमारे हिसाब से मूल्य बढ़ने के बाद, ये प्रारंभिक मूल्य का उपभोग है, ये बाद वाले मूल्य का उपभोग है। ठीक है, बाद में जो वृद्धि होती है मूल्य में, उसके बाद उपभोग हमारा कितना बचता है? 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट 105 को दर्शा रहा है। जब आप इसको हल करोगे, 5 3 15, तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 1 यूनिट हमारा दर्शाएगा 30 किलोग्राम को। तो प्रारंभ में तो हम 6 यूनिट दाल यूज कर रहे, तो 6 कितने को दर्शाएगी? 6 की गुणा 3 से करेंगे, 3 चक 18, यानी 180 किलोग्राम को। तो प्रारंभ में हमारा उपभोग कितना था? 180 किलोग्राम। क्योंकि ये प्रारंभ में उपभोग है, ये मूल्य बढ़ने के बाद उपभोग है। मूल्य बढ़ने के बाद उपभोग तो इनने हमें दिया है, तो प्रारंभ में हमारा कितना आ गया? 180 किलोग्राम। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। 180 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे? चाय की कीमत 125 रुपये प्रति किलोग्राम से 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अगर आप इन दोनों में दोस्तों रेशियो निकालें, 125 को आप 5 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 छक 150। तो ये प्राइस का रेशियो हमें दिया गया है। ये दोस्तों हमें प्राइस का रेशियो दिया गया है। 5 से बढ़ के कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। आप कैसे भी निकालो, अगर आप परसेंटेज में निकालोगे, आप रेशियो निकालोगे इसका, तो दोस्तों यही आएगा। ठीक है, 25 हमने डिवाइड कर दिया, यानी पहले 5 था तो अब बढ़ के कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जब ऐसा हुआ तो एक परिवार ने चाय की खपत 2 किलोग्राम कम कर दी। ठीक है, फिर भी उस परिवार का मासिक व्यय 10% बढ़ गया। अब इसको ऊपर नीचे लिखते हैं दोस्तों। प्राइस जो हमारा है वो 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6। कंजप्शन जो है अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये C1 और C2 हम ऐसा ही लिख दे रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि जब 2 किलोग्राम की हम कमी कर देते हैं तो परिवार का जो मासिक व्यय है वो 10% बढ़ जाता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी प्रारंभ में अगर खर्च 10 है तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, 11 हो जाएगा। अब अगर हमें C1/C2 का मान निकालना है तो 6 की गुणा 10 से करोगे आप। मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम कंडीशन पिछले वाले में बनी थी। 5 की गुणा 11 से करोगे, 5 दूनी 10, देखो 5 से हमें 10 को काटना पड़ा यहाँ, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ काट रहा था। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 6 दूनी 12, 11 कम 11। कहने का मतलब ये है, अगर पहले परिवार की खपत 12 थी तो अब घट गए, कितनी हो गई? 11 यूनिट हो गई, यानी 1 का अंतर आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोग्राम कम कर दी, यानी 1 यूनिट दोस्तों हमारा कितने को दिखा रहा है? 2 किलोग्राम को दिखा रहा है। तो इसका मतलब 12 यूनिट कितने को दिखाएगा? 24 किलोग्राम को। और 11 यूनिट कितने को दिखाएगा? 11 दूनी 22 किलोग्राम को। यानी प्रारंभ में परिवार की खपत कितनी थी? 24 किलोग्राम थी। जब वृद्धि हुई मूल्य में तो कितनी हो गई? 22 किलोग्राम हो गई। क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछ रहा है, प्रारंभिक व वर्तमान खपत बताइए। तो प्रारंभिक खपत हमारी कितनी है? 24 है। प्रारंभिक 24 थी और वर्तमान में जब मूल्य में वृद्धि करी तो कितनी होगी? 22 होगी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये कुछ आपको एक ही जैसे क्वेश्चन लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। ठीक है, बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अंडों की दर में 25% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। तो प्रति दर्जन अंडों की मूल दर क्या होगी, हमें बतानी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। अंडों की दर में 25% की कमी हो गई। ठीक है, अंडों का जो प्राइस है उसमें 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25 चौक 100, 1/4 होता है। यानी प्रारंभ में अगर अंडों का मूल्य 4 है, उसमें 1 की कमी हो जाती है, तो अब कितना बचेगा? 3। तो कमी के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। यहाँ लैंग्वेज दोस्तों आपको ध्यान देनी है। पहले भी वो 162 रुपये में अंडे खरीद रहा था,
अब भी वो 162 रुपए में ही अंडे खरीद रहा है, लेकिन अब 162 रुपए में जैसे ही हमने कमी करी, अब वो 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो क्या जो हमारा एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा है। पहले भी 162 रुपए में वो अंडे खरीद रहा था, अब भी 162 रुपए में अंडे खरीद रहा है। लेकिन बात ये है कि वो 162 रुपए में अब 2 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों जब प्राइस हमारा 4:3 है तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3:4, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी 162 रुपए में वो अंडे खरीद रहा था, बाद में भी 162 रुपए में अंडे खरीद रहा है। ठीक है, तो यहां अगर आप दोस्तों ध्यान दें तो जो हमारा कंजप्शन है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? पहले 3 था, पहले हमारा जो उपभोग था वो 3 यूनिट था, बढ़ के कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट हमारा कितने को दिखाएगा? 1 यूनिट हमारा दिखाएगा 2 दर्जन को। ठीक है, जब 1 यूनिट 2 दर्जन को दिखाएगा तो 3 यूनिट किसको दिखाएगा? 3 यूनिट दिखाएगा 6 दर्जन को, और 4 यूनिट किसको दिखाएगा? 4 दूनी 8 दर्जन को। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो प्रति दर्जन अंडों की मूल दर क्या थी? मूल दर क्या है? मूल दर है 6 दर्जन। ठीक है, यानी प्रारंभ में हम 6 दर्जन अंडे खरीदते थे, कितने रुपए में? रुपए तो दोनों बार सेम है, कितने रुपए में खरीदते थे? 162 रुपए में खरीदते थे। तो 1 दर्जन हमारी मूल दर क्या होगी? तो 6 से हम इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, यानी प्रारंभ में 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितना था? 27 रुपए। ऐसे अगर वर्तमान में अंडों की बात करता क्वेश्चन में तो 8 दर्जन को 162 के बराबर रखते, यहाँ से वर्तमान का मूल्य हमें मिल जाता। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 27। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, छोटा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, जिसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मतलब क्वेश्चन का भाषा को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% क्या करा? प्राइस में 15% का उसने क्या करा है? कमी करी है। कमी करी है तो इसका मतलब उपभोग हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो एक ग्राहक 1258 रुपए में, तो इसका मतलब ये है एक ग्राहक 1258 रुपए में पहले भी कोई भी वस्तु किसकी बात कर रहा है? चीनी की बात कर रहा है। 1258 रुपए में पहले भी चीनी खरीदता था, 1258 रुपए में अब भी चीनी खरीदता है। बस बात यह है, पहले 1258 में जितनी चीनी खरीदता था, जैसे ही मूल्य में कमी करी तो अब वो 7.4 किलोग्राम इतने ही रुपए में ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब खर्च जो है हमारा बदल नहीं रहा है, सेम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए कितना होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम और छोटा दोस्तों कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। प्राइस हमारा क्या है? 15% की कमी करी है। 15% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा कितना होगा? 15/100। जब हम 5 से काटेंगे, 5 3 15, 20 पंजे 100, यानी कि 20 3/20। घटा रहे हैं तो ऊपर वाला माइनस आएगा। ठीक है, यानी प्रारंभ में अगर हमारा मूल्य कितना है 20, तो इसमें 3 की हमारी क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी रेशियो इसका क्या बनेगा? 20:17। ठीक है, अब चूंकि खर्चा हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो फिर कंजप्शन हमारा क्या होगा? इसका रिवर्स होगा। क्या हो जाएगा? 17:20। ठीक है, जब खर्च हमारा सेम होता है तो कंजप्शन और प्राइस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब देखिए, पहले हम कितनी यूनिट चीनी यूज कर रहे थे? 17 यूनिट। अब बढ़ के कितनी हो गई? 20 यूनिट, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हुई? 3 यूनिट की वृद्धि हुई हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7.4 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रही है, तो 7.4 किलोग्राम 3 यूनिट को दिखाएगा, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? 1 यूनिट दिखाएगा 7.4/3 किलोग्राम को। ठीक है, यही आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो
प्रारंभिक मूल्य तो दोस्तों हमारा प्रारंभ में हम कितनी चीनी यूज कर रहे हैं, प्रारंभ में चीनी यूज कर रहे हैं हम 17 यूनिट। तो 17 यूनिट में कितने किलोग्राम होंगे, 7.4 गुणा 17/3। और यही जो होगा ये कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा 1258 रुपए के। ठीक है, इतना किलोग्राम तो दोस्तों हमारा आया है। ये प्रारंभ में कितने रुपए इसके लिए देने पड़ रहे थे, 1258, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है। तो 1 किलोग्राम के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, तिरछी गुणा कर देंगे, 1258 गुणा 3 बटे 7.4 गुणा 17। पॉइंट हटाया आपने, ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, 17 से काटो, 17 सत्ते 119, कितना बचा 6, 17 चौक 68, 74 से 74 कट गया, तो 3 धाम दोस्तों कितना आ गया, 30 रुपए। यानी कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है दोस्तों, 30 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों वही है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कुछ कुछ ऐसा ही है। ठीक है, दिख रहा होगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलो चावल जो है कम खरीदता है, यानी वो खपत में कमी करता है। वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है खपत में कमी करनी पड़ेगी, अगर आपको खर्चा सेम रखना है तो। और कह रहा है उनका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है, वास्तविक खपत क्या थी वो बताइए। तो एक तरफ हमने दोस्तों प्राइस लिखा गुणा कंजप्शन बराबर किसके होगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस में 20% की कमी हुई, 20% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है, 1/5। मतलब अगर पहले हमारा प्राइस कितना था 5, तो इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, बाद में कितना हो जाएगा 6। कंजप्शन की क्वेश्चन में बात नहीं कर रहा है, तो पहले C1 है, बाद में C2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इनकी गुणा करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा पहले। अब एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है। ये 5% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है, 1/20, 5/100 का मतलब 1/20। यानी पहले अगर एक्सपेंडिचर हमारा 20 है तो इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप इसको दोस्तों हल करें तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, तो C1/C2 का मान आपका यहाँ से कितना आएगा, 6 चौक 24/21। मतलब इसका क्या हुआ, पहले आप 24 यूनिट चावल यूज कर रहे थे, जैसे ही कीमत बढ़ी 20%, उसके बाद आपने 21 यूनिट चावल यूज करना चालू कर दिया। यानी कितने की कमी आई, 3 यूनिट की कमी आई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 40 किलोग्राम चावल कम खरीदना चालू कर दिया। ये जो 3 यूनिट है ये कितने को दिखा रहा है, 40 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट हमारा कितने को दिखाएगा, 40/3 किलोग्राम को दिखाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक खपत क्या है, तो प्रारंभिक खपत तो दोस्तों हमारी ये है। ठीक है, और यही हमारी क्या होगी, वास्तविक खपत होगी। ठीक है, तो निकाल लो। 24 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 24 गुणा 40/3, 3 अट्ठे 24 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 320 किलोग्राम। तो वास्तविक खपत दोस्तों हमारी कितनी है, 320 किलोग्राम। आ रहा है कहीं, ये आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों 320 किलोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऐसा ही क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो अब एक व्यक्ति जो है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी जो है अधिक खरीद सकता है। तो कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, पहले भी 36 रुपये में वो चीनी खरीद रहा था, अब भी 36 रुपये में चीनी खरीद रहा है। बस अंतर इतना आया है, पहले जितनी भी चीनी खरीद रहा था अब उससे आधी किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो करते हैं। प्राइस में हमारे क्या हो रहा है, वृद्धि कमी हो रही है 20% की। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। मतलब प्रारंभ में अगर हमारा प्राइस 5 है तो इसमें 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4। कंजप्शन इसका रिवर्स होगा क्योंकि खर्चा सेम है, तो 4:5 हो जाएगा। कितने की वृद्धि आई दोस्तों,
1 यूनिट की वृद्धि आई हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी 1 किलोग्राम कितने, 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है, आधे किलोग्राम को, ठीक है। तो प्रारंभ में कितनी खपत है, 4 यूनिट की, बाद में कितनी है, 5 यूनिट की, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत, ठीक है। तो आरंभिक खपत हमारी क्या है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं दोस्तों। आरंभिक खपत, आरंभिक खपत है हमारी 4 यूनिट और इसकी हाफ किलोग्राम से, क्योंकि 1 यूनिट हाफ किलोग्राम के बराबर है, तो आरंभिक खपत हमारी कितनी है दोस्तों, 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य बताइए। अब ये 2 किलोग्राम कितने रुपए को दिखा रहा है, 36 रुपए को। अरे प्रारंभ में हम 2 किलोग्राम चीनी यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 रुपए में चीनी आ रही थी, तो 2 किलोग्राम 36 को दिखाएगा। तो 1 किलोग्राम दोस्तों हमारा कितने को दिखाएगा, 2 से 36 काटो कितने को, 18 रुपए को, यानी प्रारंभ में कीमत हमारी 18 रुपए है। अगर आपको अंतिम बाद वाली कीमत निकालनी है तो आप पहले इसका मान निकालो, बाद में चीनी कितनी यूज कर रहे हैं, 5 की 1/2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5/2। 5/2 किसके बराबर होगा, 36। तो यहाँ से आपको बाद की कीमत मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कुछ ऐसा ही है, करते हैं इसको। क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टॉपिक में ये जो हम टाइप पढ़ रहे हैं सेम मिलेंगे, ठीक है, भाषा बस चेंज हो सकती है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेब की कीमत में 10% की कमी हो गई, तो प्राइस जो है 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अगर प्राइस पहले 10 था तो इसमें 1 की कमी हो गई, यानी प्राइस का रेशियो आया है 10:9। 54 रुपए में अब वो 10 सेब ज्यादा खरीद रहा है, तो इसका मतलब प्राइस पहले भी 54 था, अब भी 54 है। तो कंजप्शन जो हमारा है वो रिवर्स इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9:10। कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की वृद्धि। कंजप्शन में हमारे कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 54 रुपए में 10 सेब खरीद सकता है अधिक। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 10 सेब के, ठीक है। तो इसका मतलब प्रारंभ में वो कितने सेब खरीद रहा था, 9 धाम 90, और कमी के बाद कितने सेब खरीद रहा है, 100। प्रारंभ में तो वो 90 सेब खरीद रहा था और अब कितने सेब खरीद रहा है, 100। खरीद वो 54 रुपए में ही रहा था, पहले वो 90 सेब 54 रुपए में खरीद रहा था, अब वो 100 सेब कितने रुपए में खरीद रहा है, 54 रुपए में खरीद रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत निकालो। तो कमी के बाद तो इतने सेब खरीद रहा है, यानी 100 सेब की कीमत दोस्तों हमारी कितनी है, 54 रुपए है। तो अगर मुझको यहाँ से 12 सेब की कीमत निकालनी है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 100 तो हमारा बटे में आ जाएगा और 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों, 1 सेब की कीमत निकालोगे 54/100, तो 12 सेब की कीमत 12 से गुणा हो जाएगी। सॉल्व अगर आप इसको करें, 4 से काटेंगे 25 आएगा, ठीक है। 4 3 12, 54 3 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। या दोस्तों आप क्या करें, सीधे सीधे, इतना टिपिकल इसको करने की जरूरत नहीं है। बारह आया, 12 की 54 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4 64 बटे 100, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.48 रुपये। तो कमी के बाद जो हमारा सेब की प्रति दर्जन सेब की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 6.4। समझ में आया होगा दोस्तों आपको, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप में दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, ठीक है। प्राइस जो है वो 60% बढ़ गया। 60% का फ्रैक्शन दोस्तों हमारा क्या होता है, 60/100। 20 से अगर आप काटोगे तो कितना आएगा, 3/5। यानी प्रारंभ में अगर कीमत 5 थी तो 60% बढ़ गई, 3 की वृद्धि हो गई, बढ़ गया कितनी हो गई, 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। कीमत कितनी हो गई, 8, पहले कितनी थी, 5। अब इस 8 को दोबारा से हमें 5 पे लेके आना है,
तो इसका मतलब कितने की हमें कमी करनी पड़ेगी, 3 की। कितने पे, 8 पे, गुणा 100। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2500 100, 25 दूँ एक कितना हुआ 75/2, और 75/2 का मतलब क्या हो गया 37.5%। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 37.5%, क्योंकि हमें 3 की कमी करनी पड़ेगी तभी तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग दिखेगा क्योंकि कीमत खर्च के बारे में नहीं है, लेकिन टाइप ये यही है। ठीक है, ये यही टाइप है दोस्तों जिस टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, P इंटू सी किसके बराबर होता है, E। जितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में बनते हैं सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब ये यही कॉन्सेप्ट रहेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ये और ये है तो सेम ही, बस चीजें ही तो अलग अलग आ रही हैं। P इंटू सी के बराबर होता है, L इंटू बी ए के बराबर होता है, तो जो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा भाई इसमें लगेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, एक तरफ हमने लिखी लेंथ और एक तरफ हमने लिखी ब्रेथ, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, एरिया के। आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, 20% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, 1/5। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5 कमी की जाती है। तो इसका मतलब लेंथ अगर पहले 5 है तो इसमें 1 की कमी हो गई, कितनी बची, 4। चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, 40% 20% का डबल है तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। अब इसमें भी कमी की जा रही है, तो पहले ब्रेथ अगर हमारी कितनी थी 5, तो इसमें हम 2 की कमी कर देते हैं, कितनी बचेगी, 3। तो एरिया क्या आएगा, 25 प्रारंभ में, अब घट के कितना होगा, 4 3 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने क्षेत्र, आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो जरा कितने प्रतिशत की कमी आई, पहले 25 था अब 12 हो गया, तो कितने की कमी आई है, 13 की। किस पे, बेस तो हमारा आयत का क्षेत्रफल प्रारंभ में कितना है 25 है, तो 25 पे ही तो कमी आ रही है। और परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौक 100 और 13 चौक क्या हो गया, 52%। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो ये भी बिल्कुल उसी पर ही क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक दोस्तों ऐसा ही और क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब इसमें 2π दोस्तों कांस्टेंट होता है, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्रारंभ में भी क्षेत्रफल आपका जो निकालोगे 2πr/h आएगा, बाद में अगर क्षेत्रफल निकालोगे वो भी 2πr/h आएगा। तो अगर आप रेशियो निकालते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो भूल जाइए। यानी आर और एच का गुणनफल जो होगा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमारा दर्शाएगा, यानी सरफेस एरिया को। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारा वही टाइप है जो अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी पर ही हमको क्वेश्चन करना है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखी त्रिज्या और एक तरफ हमने लिखी हाइट, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एस को दर्शाएगा। ठीक है, देखो जरा, बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, 35% का फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा, 7/20 आएगा। ठीक है, अगर प्रारंभ में हमारा हाइट बेलन की 20 है तो इसमें 7 की वृद्धि हो रही है, बढ़ के कितनी हो गई, 27। ठीक, आगे त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है। ठीक है, ये वृद्धि की जा रही है, प्लस 10% का फ्रैक्शन हमारा 1/10 हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि माइनस, पहले त्रिज्या अगर हमारी 10 है तो 1 की कमी हो गई 9। ठीक है, पहले क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो 10 की गुणा 20 से क्या आएगा, 200। नया अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो 27 की गुणा 9 से करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24। पहले हमारा सरफेस एरिया 200 था, बाद में कितना हो गया 243, यानी कितने की वृद्धि हुई हमारी, 43 की वृद्धि हुई, कितने पे, 200 पे। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100, तो ये हमारा परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है, 100 दूनी 200, 43 को 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 दशमलव, कहीं दोस्तों हमने क्वेश्चन में गलती कर दी क्या? तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है दोस्तों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, सॉरी, त्रिज्या में दोस्तों हमारी 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11। तो ये दोस्तों हमारा क्या आएगा? मिटा देता हूँ मैं, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 11 सत्ते 77, 27 से कम 27, फिर 27 से कम 27, और एक कितना हो जाएगा? 28, और एक 29। तो ये आएगा हमारा 297। 200 से 297 हो गया, यानी 97 की वृद्धि आई। कितने पे? 200 पे। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 दूनी 200। 97 को जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 चौक 8, 2 अट्टे 16, 48.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि थी दोस्तों, मैंने कमी ले ली थी, इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप अपनी दोस्तों पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद, जय हिंद।